Hello and welcome back to a new episode of Travel Gossips, a storytelling podcast by Go for Explore Community। और आज के जो हमारे गेस्ट है ही इज मीर फयाज फ्रॉम गुलमर्ग कश्मीर। तो आज सुनेंगे हम कश्मीर की कुछ दिलचस्प किस्से और कहानियां और जानेंगे हम कश्मीर के बारे में बहुत अच्छे से। ऑल्सो ही इज ए प्रोफेशनल स्नोबोर्डर, तो आज हम जानेंगे स्नोबोर्डिंग और स्नो स्कीइंग के बारे में कि कैसे एडवेंचर होते हैं कश्मीर में और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो आज का पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स स्टार्ट दिस गॉसिप विद मीर फयाज। तो कैसे हो मीर भाई? बस जॉनी भाई बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। लोग यार कश्मीर घूमने जाते हैं, मतलब लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन होती है। आप कश्मीर में रहते हो, कैसा लगता है? हाँ, वो तो एक तो गर्व की बात है, हमें फिर खुद से ही गर्व आता है कि हम लोग कश्मीर में पैदा हुए हैं। वेदर चैलेंजेस, नसीब की बात सोचते हैं कि हम लोग नसीब वाले तो आप बहुत हो। वेदर के चैलेंजेस वगैरह कैसे रहते हैं वहाँ पे? अलग अलग हिसाब से 12 महीने में 12 चैलेंज देखने पड़ते हैं, 12 से भी ज़्यादा देखने पड़ते हैं। हर महीने में आपको वेदर चेंज होता है वहाँ पे, तो उस हिसाब से फिर आपको वेदर से लड़ना ही पड़ता है। फिर आपको विंटर में स्पेशली अलग ही रहता है। विंटर में देखो, अभी हमारा क्या, हम तो हैबिचुअल है, हमें तो पता ही कैसे क्या करना है। बट जो आउटर आते हैं तो उनके लिए अलग ही सीन होता है वहाँ पे। लाइक माइनस को देखना पड़ता है वहाँ पे। हम तो चलो अभी क्या है कि इस टाइम दिसंबर ही पड़ रहा है, अभी 10-20 दिन के बाद वहाँ पे चिड़कदान आने वाला है, तो वो 40 दिन चलने वाला है। उसमें सिर्फ माइनस ही रहेगा टेम्परेचर हमें। तो कितना टेम्परेचर चला जाता है लगभग? -15 -20 तक जाता है। -20 -15 जाता है, मतलब डेली शेड्यूल है -20 में रहना। चलता है अपना। तो 40 दिन में क्या होता है कि उस टाइम पूरे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसके वाटर जम जाता है, हवाई ठंडी हो जाती है, तो वो पूरा जैसे कि क्रूशियल हो जाता है वो टाइम आपके लिए। तो कैसे बीतता है वो टाइम -20 -15 में टेम्परेचर में? बस तो वही 40 चीज़ों की दिन थोड़ा बहुत तकलीफ होती है बंदों को कि वो सिर्फ वेदर के हिसाब से थोड़ा चैलेंजेस करते हैं। अदरवाइज हर एक ने अपना सेटअप पहले से ही बनाया होता है कि उनको कैसे वहाँ पर सर्वाइव करना है। हर एक ने अपने सबसे तकनीक जमा की होती है, हर चीज़, खाना पीना, जो भी राशन वाशन है, वो सब हर चीज़ उन्होंने अपने सब सेटअप किया होता है। तो मतलब कैसा रहता है कि जैसे मैं देखता हूँ लोग देखते हैं विंटर में कश्मीर जाना है, स्नो एक्सपीरियंस करनी है, स्नो एक्टिविटीज़ करनी है, और वहीं वो लोकल बंदे देखते हैं कि स्नो आने से कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप स्नो को किस एंगल से देखते हो, प्रॉब्लम या फिर अपॉर्चुनिटी? अलग अलग थी। पहले क्या होता था कि हमारे वहाँ पे सिर्फ जो टूरिज्म को अगर लेके चलोगे आप, तो वो सिर्फ मई जून का सीजन मानते थे पहले। बट ऐसा हुआ कि 2015 के बाद, 2014-15 के बाद, कि हमारा उल्टा हो गया इसका, कि सिर्फ विंटर को ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है एज कम्पेयर टू समर। वैसे तो 12 महीना टूरिज्म चलता है वहाँ पे, बट जो अभी विंटर आ रहा है, विंटर में हम लोग जैसे बड़े हो रहे हैं अभी, तो हम लोगों को भी विंटर से ज़्यादा प्यार हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमारे एक्टिविटीज़ वैसी होती है उसमें। सबसे ज़्यादा हमारी एक्टिविटीज़ विंटर्स में ही होती है। जैसे कि अगर एज अ लोकल आप वहाँ पर स्कीइंग करते हो, स्नोबोर्डिंग करते हो या कुछ भी करते हो, तो वो आपको ज़्यादा विंटर में चांस मिलते हैं एज कम्पेयर टू समर्स। तो बड़ा अच्छा नाम लिया स्नोबोर्डिंग का। स्नोबोर्डिंग आपकी रील्स देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, इतनी अच्छी स्नोबोर्डिंग करते हो आप। तो मतलब कैसे सीखी स्नोबोर्डिंग? मतलब लोग सोचते हैं इंडिया में स्कोप नहीं है, इंडिया में काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि इंडिया में स्नोबोर्डिंग और स्नो स्की होती है प्रोफेशनल लेवल पे। आई थिंक 2-3 ही लोकेशन है जहाँ पे होती है इंडिया में, जिसमें से सबसे फेमस गुलमर्ग ही है। तो कैसे आपने सीखी स्नोबोर्डिंग, स्की, ये सब चीज़ें, और कैसे माइंड में आया कि स्नोबोर्डिंग करते हैं, चलो बर्फ़ हो रही है स्नोबोर्डिंग करते हैं क्या? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि हम लोग पहले से इन चीज़ों में थे। लाइक हमारे वो एक जो हमारा इलाका है, सबसे नज़दीकी गुलमर्ग है, तो हम लोगों को इंस्पायर होते, लाइक वो फॉरेनर्स आते थे, उनसे देखते थे कि वो लोग आते हैं स्कीइंग लेके। तो हम लोग गांव में बच्चे होते थे, वो हमारे गांव से गुजर जाते, तो हम देखते थे। फिर कभी टीवी पे देख लिया, या कभी संडे के दिन गुलमर्ग जाना हुआ तो वहाँ देख लिया कि फॉरेनर्स स्कीइंग, क्योंकि उस टाइम लोकल ज़्यादा करते नहीं थे, या इंडियन टूरिस्ट था नहीं उस टाइम। तो उनसे इंस्पायर होके बंदा खुद से ही सोचता था कि ना हमें भी करना। फिर हमारे पास कुछ स्कूटर्स होते थे, वो चीज़ें स्नो एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो करते थे हम लोग। फिर ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, स्कीइंग के कोर्सेज आने लगे। उन्हीं फॉरेनर लोगों ने हमें कोर्सेज दिए वहाँ पे, चाहे 15 दिन के दिए, 21 दिन के दिए, तो लेकिन उन लोग अपनी तरफ से दिए, जेके टूरिज्म से कोलैब करके कभी कैसे, तो हम लोग को ट्रेनिंग्स दी स्टार्ट करने की। फिर उसके बाद जब स्कीइंग पे आप जाते हो, फिर स्कीइंग पे आधे लोग स्कीइंग की तरफ चले गए, आधे लोग स्नोबोर्डिंग थोड़ा बहुत आपको वो एक्शन ज़्यादा थ्रिलर लगा कि ज़्यादा अच्छा है, इसमें ज़्यादा स्मार्टनेस आती है, तो वो ज़्यादा प्रेफर किया आप लोगों ने। उससे बोला कि नहीं, इसी से किक मिलने वाली है, तो उसी में चले गए। फिर तो मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे को स्नोबोर्डिंग सीखनी है, तो क्या ऐसी चीज़ है जो मैं करूँ या फिर कैसे सीखूँ, कैसे सीख सकता हूँ मेरे को? क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे लिए स्नोबोर्डिंग सिर्फ एक ख्वाब है कि स्नोबोर्डिंग कभी पहाड़ में हो, मैं वीडियो देखता हूँ, रील्स देखता हूँ, या फिर
कोई सीरीज में देखा कि बंदे पहाड़ के टॉप से स्नोबोर्ड करते हुए नीचे आ रहे हैं, मेरे को करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, आप क्या सजेस्ट करते देखिए भाई, पहले क्या होता था कि हम लोग जब सीखा हम लोगों ने, या इंडिया में किसी भी साइड पे अगर आप जो भी अपनी डेस्टिनेशन स्नो कवर की, उन लोगों को क्या होता है कि उनको ये आइडिया नहीं था कि होती कैसी है। बट अभी क्या होता है कि अभी हम लोगों को पता है, अलग जैसे भी कोई भी लोकल साइड पे उन लोगों ने जिनने भी कोर्स किया है, या जो भी हमारे एक्स हो चुके हैं, जो हमारे सीनियर है, तो उनको पता है कि कैसे देने आपके कोर्स वगैरह। वो चीज़ जो उन लोगों को 3 साल लगे सीखने में या 5 साल लगे सीखने में, वही चीज़ को आपको 1 साल में सिखा देते हैं या 1 सीजन में सिखा देते हैं। वो उन तक रहते हैं, आप तक रहते हो। फिर जो आप सीख रहे हो, चाहे आप कोर्स कर रहे हो, चाहे आप फ्री स्टाइल में कर रहे हो, तो उसके लिए फिर हर चीज़ आपको एज ए कोर्स में मिल जाती है। चाहे आप गवर्नमेंट के थ्रू कोर्सेज करते हो, चाहे आप प्राइवेट कोर्सेज करते हो, जितना जल्दी आप सीखना चाहो, जितनी आपकी इच्छा है सीखने की, तो वो आपको वहीं पे सिखाया जाता है। तो कोई भी मेंबर आके वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है आराम से। अभी क्या बहुत टूरिज्म 2000, ये मान लीजिए आप 18 से लेके अभी 23 तक, ये मान लीजिए कि मुझे लगता है आधा इंडिया स्कीइंग के लिए आया होगा कश्मीर में। स्की का भी क्रेज बढ़ रहा है इंडिया बहुत में। क्रेज बढ़ रहा है, क्योंकि ये मान लीजिए अपना जून से स्टार्ट हो जाती है स्कीइंग की बुकिंग्स। ओके। चाहे अपना वहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग है, या अपना ISM है, या अपना जिम है अपना, तो इन लोग ये तो पूरे सोल्ड आउट ही रहते हैं 12 महीने। लाइक उनका पहले से बुक हो जाता है वो। तो एक एवरेज प्राइस क्या होता है यदि एक आम बंदा जैसे मैं हूँ, मेरे को स्की का कोर्स करना है फॉर यू कैन से 7 डेज और 15 डेज, 2 ब्रैकेट हम लेके चलते हैं। यदि मेरे को 7 दिन के लिए कोर्स करने आना है, 15 दिन के लिए कोर्स करने आना है, या 1 महीने के लिए आना है, 3 चीज़ें लेके चलते हैं, तो क्या एवरेज मेरा कॉस्ट आएगा गुलमर्ग में स्की सीखने का? देखिए 3 चीज़ें होती हैं, आपने 3 चीज़ों का नाम लिया यहाँ पे, 7 दिन का, 15 दिन का और 1 महीने का कोर्स। 7 दिन में क्या करते हो आप? अगर आपको एज ए प्राइवेटाइज आपके पास, आपको लग रहा है कि आपके पास समय कम है, तो आप काम कर रहे हो, तो आपको इतना टाइम नहीं कि आप 15 दिन स्कीइंग पे दे सको, तो 7 दिन में आप प्राइवेट कोर्स कर लेते हो, तो उसमें आपको हर चीज़ पर्सनल मिलती है। चाहे ट्रेनिंग्स हो, चाहे अकोमोडेशन, जो भी सीन हो, वो आपको हर चीज़ पर्सनल मिलती है, तो वो आप कर सकते हो 7 दिन में। उसके बाद जो 15 दिन के कोर्स है, वो अपने ISMs के होते हैं, या अपने जो वहाँ पे प्राइवेट कोर्स भी 15 दिन के होते हैं, वो आपका मन है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा मिलेगा वो कोर्सेज में। तो ये नहीं कि वो स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग या कोई भी ऐसी सर्फिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मतलब एक बार में हमने सीख लिया चलो हो गया। ये वो चीज़ है कि हर दिन आपकी स्किल्स बढ़ती रहती है, हर दिन कुछ नई नई चीज़ सीखते हो। चाहे हम लोगों ने चाहे 5 साल 10 साल से किया हुआ है, बट आज भी हम कुछ सीख ही रहे हैं। ये चीज़ कभी एंड होती नहीं है, बट एक नाम पड़ जाता है कि इसका बेसिक 15 दिन में हो जाता है, या इसका इंटरमीडिएट 15 दिन में हो गया। तो हर चीज़ का एक अपना अपना लेवल है, उतने डेज के हिसाब से। जो 30 डेज की कोर्सेज करते हैं वो लोग अपने को बेसिक में लाते हैं, बट फिर वो करते करते इंटरमीडिएट तक पहुँच जाते हैं, ऐसा होता है। वो कॉस्ट क्या हो जाती है लगभग? और कॉस्ट अपने ये मान लीजिए, अगर आप ISM से स्टार्ट करोगे 15,000 से स्टार्ट हो जाती है, और मैक्सिमम 50,000 तक चला जाएगी, क्योंकि वो 50,000 इसलिए जाती है क्योंकि अकोमोडेशन महंगी होगी अब कश्मीर में। ओके, ये 50,000 आप बता रहे हो, ये विद स्टे बता रहे हो? विद स्टेज एवरीथिंग। वैसे तो कॉस्टिंग वैसे अगर मैं स्कीइंग के लिए जो कि 2500 रुपये नॉर्मली रहती है, टीचर्स के साथ लेके 2500-3000 पे, बट वो स्टेज जो है वो बहुत महंगे हो गया इधर कश्मीर में, जिस कोविड के बाद एकदम फ्लो ही हो गया वहाँ पे। तो यदि मैं 1 महीने के लिए स्कीइंग करने आ रहा हूँ या स्नोबोर्डिंग करने आ रहा हूँ, तो मैं क्या इतना सीख जाऊँगा कि मैं ऊपर से नीचे तक स्कीइंग में स्की से आ रहा हूँ या स्नोबोर्डिंग? आपके हिसाब से स्की या फिर स्नोबोर्डिंग क्या ज़्यादा अच्छा है? मतलब देखिए दोनों में अपना अपना क्रेज है, दोनों में अपना अपना क्रेज है। आधे स्कीइंग को प्रेफर करते हैं, तो सबसे पहले जो आपके एज अ बिगनर आपके जो माइंड में बात आती है वो स्नोबोर्डिंग ही नहीं आएगी कभी भी, वो आपकी स्कीइंग ही की आएगी हमेशा, क्योंकि आपको स्कीइंग प्रेफर करते हो हर एक। तो आप जब स्कीइंग पे जाते हो, फिर आपको वहाँ पे अंदर जाके पता चलता है कि भाई ये स्कीइंग है क्या है, इसमें स्नोबोर्डिंग क्या चीज़ है, फ्री स्कीइंग क्या है, क्रॉस स्कीइंग क्या है, हर चीज़ में अपना अपना एक लेवल है स्कीइंग का। तो फिर आप वहाँ जाकर डिसाइड करते हो अंदर जाकर मुझे क्या करना है। ओके, आपको क्या पसंद है? मैं फ्री स्टाइल में हूँ, मैं फ्री स्टाइल में पसंद हूँ। मेरे को वो नहीं कि मतलब चैम्पियनशिप्स खेलनी है एज मैं वो ट्रैक बोर्ड बन जाऊँ, ऐसा नहीं। फ्री स्टाइल में सिर्फ पाउडर रश करनी, पाउडर रन्स करनी, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है मेरे को। तो जैसे हम नॉर्मली क्या होता है, बचपन में हम सबसे ज़्यादा करते हैं स्केटिंग, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल स्केटिंग हो या स्केटबोर्ड के साथ हो। तो आपको लगता है ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है स्नोबोर्डिंग और स्की से? थोड़ा बहुत, उतना भी नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि हर दोनों की टेक्निक्स अलग है। ये नहीं मतलब ठीक है आप बैलेंस वगैरह कर रहे तो हर दोनों जगह पे, बट इसका क्रेज अलग है, उसका क्रेज, क्योंकि मैंने दोनों की, वो स्केटबोर्ड भी किया और मैंने स्नोबोर्ड भी किया, और दोनों में अलग ही मज़ा है। वो सड़क पे कर रहे हो आपको लाइक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक मज़ा आ रहा है। अगर जब तक आप पूरे प्रोफेशनल नहीं हो स्केटबोर्डिंग में, या आपके पास वैसा सेटअप नहीं, जैसे कि यूरोप में, कनाडा में, इन जगहों पे आप देखो उनके लिए प्रॉपर एक सेटअप बनाया होता है,
बट हमारे इंडिया में ऐसा सीन नहीं है कि कहीं पे बच्चा जाके पर्सनली सेटअप पे जाके अपने स्टंट वगैरह वो करे। यहाँ पे सड़क पे आप ज़्यादा से ज़्यादा हाईवे पे कर लेते हो, उसमें भी 1 किलोमीटर तक आप मज़ा लेते हो। बट स्नो बोर्डिंग पूरा टोटली डिफरेंट है। जैसे कि यूरोप से बेस्ट स्लोप्स हमारे पास है, यहाँ पे स्लोप्स, अच्छा, तो वो उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो यूरोपियंस आते हैं बहुत बहुत आते हैं। किस किस कंट्री से आते हैं लोग? मैंने ऑलमोस्ट हर एक कंट्री से देखे। देखो मैंने जापान से भी देखे हैं, मैंने रशिया से देखे, कनाडा से देखे हैं, यूरोप से देखे, मतलब ऑलमोस्ट जो भी जगह अच्छी अच्छी जगह जहाँ पे स्नो बोर्डिंग या स्कीइंग होती है हर जगह के देखे। अभी जो मतलब कजाकिस्तान, इस जगह हर जगह के लोग वहाँ पे आए हुए हैं और पर्सनली उन लोगों को होस्ट भी किया वो। जैसे स्नो बोर्डिंग स्की का बताया, स्नो का सीजन होता है, काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी ज़्यादा क्रेज होता है। वही हम अपोजिट बात करें, हम समर्स की बात करें तो समर्स में काफ़ी सारे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ ट्रैक्स है जो मैंने पर्सनली सुना है, 1-2 ट्रैक्स जो छोटे मोटे मैंने किए भी है कश्मीर में। तो लाइक कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक जो सभी ने ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा, और काफ़ी लोगों की दिली तमन्ना होती है कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक करने की, बट 7-8 दिन का ट्रैक है, हर कोई कर नहीं पाता, टफ होता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक का? देखो ट्रैक तो बचपन से शौक था। देखो एडवेंचर में बचपन से ही हूँ मैं। अब ये क्या कि हमारे वहाँ पर ट्रैक इस चीज़ को मान लेते, चलो आप गुलमा से टंगमा की आगे, मेरे घर एक घर से दूसरे घर आगे, वो भी एक किस्म का ट्रैक ही हो जाता है। 5-6 किलोमीटर चलो तो वो ट्रैक ही आ जाता है। बट फिर एज अ क्लाइंट जब लेके जाते हो आप कश्मीर ग्रेट लेक्स जाते हो एज अ क्लाइंट, तो उनके लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है पहले पे, जिनने कभी किया नहीं होता, और जिनने किया होता है वो तो बहुत मजे लेते हैं वहाँ पे। उनके लिए एक नई दुनिया होती है, हर दिन एक नया लैंडस्केप होता है, हर दिन एक नई व्यूज, हर दिन एक नया, तो उनके लिए एक नया दिन होता है। तो उसमें 7 लेक्स कवर करते हैं हम। दरअसल 12 लेक्स हैं, इट्स नॉट 7 लेक्स, बट आप 7 दिन में कवर करते हो। तो उसमें जो सत्सर है, आप लोग ऑलमोस्ट जाके जो सत्सर है वो 1-2 कवर करते हैं, बट उसके जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें वो सत्सर का मीन्स है कश्मीर में कि 7 सर है, वहाँ पे 7 लेक्स हैं। अगर आप उल्टा लेके जाओगे कश्मीर ग्रेट तो 12 लेक्स से ज़्यादा है वहाँ पे। बट आपके पास उतना टाइम नहीं होता, आपके पास 3 बराबर आते हैं, तो 7 दिन में आप कवर करते हो 7, आपका 9 लेक्स हो जाते हैं आपकी वो, जिसमें आपकी विजन सर, किशन सर, गंगबाल, पूरा ये 7-9 लेक्स। तो किसी बिगनर को करना चाहिए ट्रैक, या फिर हाँ, पहले ट्रैक किया हो? देखो पहले क्या होता था कि जब 14 से पहले आप देखो 14-15 से पहले वहाँ पे मोस्टली फॉरेनर्स रहते थे, सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स रहते थे। अब क्या क्या इंडिया हाइक्स वगैरह या TTI देखिए आप, उनके सीधा यात्रा चलते हैं वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा बिगनर मैंने आज कश्मीर ग्रेट लेक्स में देखता हूँ। तो जैसे मैंने कभी ट्रैक नहीं किया मान लो, और मैं सीधा 8 दिन के कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक पे आ गया, तो आप सजेस्ट करते हो ऐसे? हाँ देखिए क्या होता है उसमें, क्या आप अकेले नहीं होते हो, आपके पीछे भी बहुत सारे ट्रैकर्स होते हैं, या आपके आगे बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं। तो उसमें ये नहीं कि आपको अकेलापन लगे। बट अगर आप किसी अच्छी कंपनी के साथ गए हो, या अगर आप वहाँ पर ये क्या सीन कि आप पर्सनल नहीं जा पाओगे, आपने अपना टेंट उठा लिया या कुछ उठा लिया तो आप कश्मीर ग्रेट लेक चले जाओ। क्योंकि अभी क्या कि पहले जाते थे आप, बट अब अथॉरिटीज जो भी हैं उन लोगों ने थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया उस चीज़ को। बट पहले आप जाते हो किसी कंपनी के साथ जाते हो, उस कंपनी में आपको पता है कि बिगनर क्या है, तो आपके साथ 2 गाइड्स हमेशा रहते हैं, जो एक प्रोफेशनल वालों को आगे लेके जाते हैं, और जो बिगनर्स के साथ वो आप वहाँ जो लोग वो पहले अगर 2 घंटे पहुँचते हैं अपने बेस कैंप पे, तो आप 2 घंटे बाद पहुँचोगे। बट आपके लिए इतना कोई खतरनाक है ही नहीं। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लाइक थोड़ा सा पत्थरों पे से चलना पड़ता है, थोड़ा रिवर्स क्रॉसिंग करनी पड़ती है, या थोड़े बहुत आपको अपहिल चढ़ना पड़ता है, बट ऐसा सीन है नहीं। इट्स काइंड ऑफ मॉडरेट ट्रैक मेरे हिसाब से। एंड व्हाट अबाउट तारसर मारसर ट्रैक? सेम लाइक कश्मीर ग्रेट लेक्स जैसे भी है। उसमें लास्ट की जो हाइक है वो थोड़ी बहुत टफ है, बट तब तक आप पूरा एक्लामेटाइज हो चुके हो। कितने दिन का ट्रैक है ये? 4 डेज 5 डेज का हो जाता है वो। टारसर मारसर सिर्फ 2 ही लेक्स हैं, जिसमें आप टारसर और मारसर दोनों लेक कवर करते हो। कहाँ से स्टार्ट होता है? आप अपना आरू वैली से भी स्टार्ट होता है और सोनमार्ग से भी स्टार्ट होता है, बट मोस्टली आरू वैली से जाते हैं, क्योंकि आरू वैली में आपका बेस कैंप सबसे अच्छा लगता है। वहाँ पे आरू वैली से लेदरवाट, फिर उसके ऊपर टारसर मारसर। तो आप क्या सजेस्ट करते हो, फर्स्ट टाइम कोई बंदा ट्रैक करना चाह रहा है कश्मीर में, तो तारसर मारसर ट्रैक करे या फिर कश्मीर? दोनों में जैसे उनके पास टाइम है। अगर उनके पास 7 दिन टाइम है तो कश्मीर ग्रेट लेक्स में प्रेफर, क्योंकि उसमें ज़्यादा उनको व्यूज़ मिल जाते हैं, ज़्यादा लेक्स मिल जाते हैं, ज़्यादा लैंडस्केप मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू टारसर। मतलब अगर दिन कम है, 5 दिन है, तो टारसर मारसर प्रेफर है उनके लिए। ओके। बट अगर आप अब वो हो चुका है किसी का, वो दोनों हो चुके हैं, देन मैं उनको सजेस्ट करूँगा कश्मीर अल्पाइंस के लिए। 120 से ज़्यादा लेक्स हैं कश्मीर में, अल्पाइन लेक्स। ये शायद आपके लिए भी नई बात होगी। 120 अल्पाइन लेक्स हैं, उसमें जो नई वाली अभी रेंज खुली है ग्रेटर लेक्स, इट्स नॉट ग्रेट लेक, ग्रेटर लेक्स, जो अभी 2 साल से मैं एक्सप्लोर करवा रहा हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ। उसमें क्या होता है कि उसमें भी 7 लेक्स आ जाती है, बट वो टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ग्रेट लेक। वो ट्रैक कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है?
उसके 2-3-4 रूट्स हैं। अगर आप मेरे साइड से मान लीजिए, मैं अगर गुलमर्ग में रहता हूँ तो मुझे सबसे इजी पड़ता है तोसा मैदान साइड या अपने द्रंग के साइड से। फिर आप तोसा मैदान से ऊपर सनशाइन पीक निकल के आप अपने ग्रेटर लेक स्टार्ट कर देते हो, आप तिल अपने दूध पथरी तक, दूध पथरी फिर आप डायरेक्ट ऊपर से ही आ जाओगे। ये तकरीबन आपका 2-3-4-5 दिन का ट्रैक भी, 5 दिन भी मान लीजिए, अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले 5 दिन में आप आराम से पूरे ग्रेटर लेक 7 लेक्स कंप्लीट करोगे। और यदि लाइक हम ट्रैक के अलावा बात करते हैं कश्मीर में, तो आपकी क्या फेवरेट प्लेस है? मतलब जैसे हम कश्मीर सुनते हैं, लेजर पे हम लोग आए। हाँ नहीं, हम बेसिकली जब कश्मीर सुनते हैं हम सुनते हैं गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, श्रीनगर। मतलब उसके अलावा भी कश्मीर बहुत बड़ा है। मैंने भी एक्सप्लोर किया, गुरेज किया है, दूध पथरी किया है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट किया है। तो आपको क्या लगता है कौन सी जगह ज़्यादा अच्छी है कश्मीर में, जो एक्सप्लोर करनी चाहिए, या फिर जो हम नई जगह है जो उभर के आ रही है, या फिर जहाँ जाना अभी बिल्कुल अनटच्ड वैली है, अनएक्सप्लोर्ड वैलीज है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं हम? देखो, अगर आप एक्सप्लोर पे आओगे तो कश्मीर के ऐसे हिस्से हैं, अगर मेरे हिसाब से जाओगे कश्मीर में, गुलमर्ग, पहलगाम, ये सब तो अभी पॉपुलर में आ जाता है मेरे हिसाब से। चाहे दूध पथरी को भी लेके ये पॉपुलर में ही आ जाता है। अगर आप अनएक्सप्लोर की बात करो तो उसमें गुरेज आ जाएगा, लोलाब आ जाएगा, बंगस आ जाएगा, किरण आ जाएगा। किरण अभी नई जगह खोली है जो अपने पीओ के बॉर्डर टच करते हैं, तो उसमें सीधा किशन गंगा या नीलम कह दो आप, वही एक नदी आपको उसमें क्रॉसिंग के, उसके बाद वो लोग पाकिस्तान के साइड और आप इंडिया के साइड हो। तो इस तक लाइक लास्ट बॉर्डर टच करते हो आप, और बहुत शांति के साथ, बहुत प्यार के साथ आप वहाँ पे रहते हो। कोई इश्यूज नहीं है आपको, कोई तंगी नहीं है वहाँ पे आपको। जैसे कि लोगों के साथ वहाँ पे जाके होस्ट करते हैं लोग, आपको होम स्टे देते हैं। मेरे हिसाब से वो एक्सपीरियंस अभी कश्मीर में कहीं नहीं जो अभी किरण में, लोलाब में, उन जगहों पे अभी जो है। एंड व्हाट अबाउट गुरेज? गुरेज क्या अभी लास्ट ईयर अपना सिल्वर ले गया है ऑफ बीट प्लेस का, तो उसके बाद अभी तक बहुत अच्छा चला है गुरेज। अब गुरेज के लोग भी अच्छे हो रहे हैं, अभी रोड्स आ रही। जब मेरा पहला विजिट था उस टाइम बांडीपुरा से पूरा ऑफ रोड था, बट अभी क्या कि पूरी रोड्स बन चुकी है। 1-2 जगह जैसे नीरू विलेज हो गया, ये 2-3 जगह है वहाँ पे अभी थोड़ा सा रास्ता बना हुआ है। बाकी जो पीछे वाला साइड, अपना चकवाली वाला साइड या आगे वाला साइड, पूरी कनेक्टिविटी अच्छी हो चुकी है। अभी नेटवर्क्स आ चुके हैं, 4G चल रहा है वहाँ पे जियो का, तो आप अच्छे से वहाँ पे, अगर आप दावर साइड पे हो तो आप एयरटेल पे अपना चला रहे हो अभी, तो अभी नेटवर्क्स आ चुके हैं, हर चीज़ अच्छी हो रही है अब। बट वो अभी होस्ट भी अच्छा, उन लोगों ने अभी मतलब होस्ट करना सीख लिया कि तो कैसा है, मतलब गुरेज कैसा है, कैसे वन ऑफ द वहाँ के बेस्ट प्लेस, लोग? वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। मेरा तकरीबन हर साल 6-7 बार होता है, हर साल। ये नहीं कि मैं कश्मीर गुरेज जा रहा हूँ तो मेरे लिए ये एक आम बात है, ऐसी है नहीं। मतलब मेरे लिए हमेशा उसने मेरे को अलग व्यूज़ दिए हैं, चाहे आप राजस्थान पे हो, चाहे आप दावर में हो, चाहे आप चकवाली में हो, चाहे कहीं पे भी हो आप, तो आपको हमेशा एक अलग एक्सपीरियंस मिला है मेरे को वहाँ पे। तो मतलब आप प्रेफर करते हो कि कोई बंदा थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड जगह जाना चाहता है, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है कश्मीर में, तो दे शुड विजिट गुरेज? गुरेज वैली आपको 3 दिन में कर सकते हो, 2 नाइट्स आराम से आप वहाँ पर रह सकते हो, तो उसमें आपको 3 दिन आराम से एक्सप्लोर करके वापस। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, 4-5 दिन है या 6-7 दिन है, तो आप बंगस लोलाब वहाँ पे निकल जाइए। अगर उससे भी ज़्यादा टाइम आपको एक्सप्लोर करने का, फिर किरण हो गया आपका, या हारवन साइड है, बहुत सारे साइड है ऐसे। तो बेसिकली कश्मीर का नाम सुन के काफ़ी लोगों में ना डर आ जाता है। काफ़ी लोग इस चीज़ से डरते हैं कि कश्मीर जाएं। देखो हिमाचल है या फिर उत्तराखंड है, लोग चले जाते हैं, बहुत इजीली चले जाते हैं। जब कश्मीर का नाम आता है तो कन्वेंस करना पड़ता है अपने आप को भी, फैमिली को भी, कि हाँ कश्मीर जा रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग अभी हालात कैसे हैं वहाँ पे? क्या आपको लगता है अभी डर है? लोगों को डरना चाहिए या फिर बिंदास आओ, बिंदास घूमो? क्योंकि देखो इनिशियल डेज में 2010-15 की बात करें तो थोड़ा था, अभी लोगों को लगता था कि हम एक अलग ही जगह आ गए हैं। बट अभी पर्सनली मैंने भी विजिट किया, मेरे को इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, मेरे को बहुत नॉर्मल लाइफ लगी अभी। तो आपके अकॉर्डिंग कैसा चेंज है या क्या है वहाँ पे? देखो, आपको पता है कि जो पहले जो हालात थे और अब जो हालात हैं वो चेंज हो ही रहे हैं। पहले क्या सीन था कि आप ऑलमोस्ट जो भी इंडिया के हर एक कोने से लोग आते थे, वो डर, उनके दिल में डर रहता ही था कि हम लोगों को कश्मीर जाना, क्या पता हम सेफ रहेंगे वहाँ पे, नहीं रहेंगे। बट ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं कि कश्मीर में, अगर आप गूगल भी कर लोगे, कश्मीर में कोई टूरिस्ट को कभी कहीं कुछ हुआ या कुछ ऐसा हुआ, वो सब सेफ थे अभी तक, ऊपर वाले की करम से, कि हर एक को कोई परेशानी नहीं हुई। बट एक वो इमेज आ जाती है आपको कि कश्मीर सेफ नहीं है, वो नहीं। बट अब वो चीज़ ना चली गई है। 2020 अगर 21 के बाद आप देखोगे, जो टूरिज्म का सबसे ज़्यादा जो बूस्ट कश्मीर में जो अभी तक टूरिज्म आया है ऑल इंडिया से, वो सबसे ज़्यादा कश्मीर में आया है एज़ कम्पेयर टू हिमाचल या उत्तराखंड की अगर आप बात करोगे।
तो वो बात जो सेफ और अनसेफ्टी वाले वो चली गई। बट ऐसा नहीं कि सेफ भी नहीं है या अनसेफ भी नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ चलता रहता है। चाहे आप रोड्स को लेके चलो, चाहे आप किसी भी लोकल पॉलिटिक्स, जो भी चीज़ है वो तो चलती रहती है। पर उसके बावजूद टूरिज्म के साथ आज तक कोई ऐसा कोई सीन है नहीं। मतलब कोई भी अभी आओ कश्मीर, जो भी बढ़िया घूमो। अभी जो भी रास्ते भी हैं वो बहुत प्यारे हो गए। जो अब जम्मू कश्मीर के पहले कनेक्टिविटी थी वो भी पूरी खराब थी, उसकी वजह से भी परेशानी होती थी। अब तो बहुत प्यारी बन गई, टनल्स बन गए। अभी हाल ही में शायद 2024-25 तक हम ट्रेन भी आ जाएगी, तो उस चीज़ से भी बहुत बूस्ट होने वाला, फिर से अच्छा होने वाला कनेक्टिविटी। उसके बाद फ्लाइट्स की भी फ्रिक्वेंसी बढ़ी है। अभी जो एक्सपेंसेस हो रही हैं फ्लाइट के वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिक जब रोड्स के आपका हो जाएगा सीन्स। तो जैसे आप रहते हो डेली बेसिस पे, आप कश्मीर में रह रहे हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो फेस करने को मिलती हो ड्यू टू ऑल दीज इशूज, कि कुछ ऐसा लगे कि हाँ प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है? प्रॉब्लम फेस ये मान लीजिए 2015 से लेकर 2021 तक बहुत की हम लोगों ने। पहले बुरान वाला सीन, फिर टाइगर वाला सीन, फिर अपने पुलवामा वाला सीन, उसके बाद 370 वाला, फिर कोविड वाला सीन। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं एज कम्पेयर, अगर मैं अपनी बात करूँ तो। बट फिर वही है कि आप मैनेज भी कर लेते हो फिर उस चीज़ को लेके, आप कर भी कह सकते हो। अगर आपको पता चलो ठीक है हम लोग टूरिज्म पे हमारा चल रहा है, बट हमारे बगैर जो लोग हैं जिनका एप्पल के साथ चलता है या एप्पल ऑर्चर्ड्स जिनके होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे इस साल का उनका बहुत नुकसान हुआ है। तो हर एक का अपना अपना एक सोर्स जो आप इनकम है वो अलग अलग है। टूरिज्म की बात अगर हम करके चले तो हमारा सही चल रहा है अभी तक। अगर आप उनकी बात करोगे जो बाकी टूरिज्म से हट के, वो भी अपने हिसाब से आदों का हो रहा है अच्छे से, आदों का नहीं हो रहा है, जैसे आपको मार्केट में होता ही रहता है। तो मतलब प्रॉब्लम्स रही पहले और अब धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो बदल रही हैं, ऑलमोस्ट बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। लोगों को भी माइंड वॉश हो रहा है, हर एक का पता चल रहा है, हर एक को एक प्रॉपर एक इमेज दिख रही है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। बातों नहीं बातें या खबरों, जो खबरों में पहले दिखते थे, मेरे हिसाब से तो मेरे साइड पे तो ऑलमोस्ट खबरें लोगों ने बंद कर दी है देखनी, क्योंकि उनको पता है रियलिटी क्या है, हम लोग कहाँ हैं, कौन कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, तो सब कुछ पता ही यार एक को। और अभी स्पेशली इस टाइम की बात करें, इस टाइम विंटर आ रही है कश्मीर में, विंटर आ रही है कश्मीरी विंटर आ चुका है ऑलरेडी, हाँ मतलब आ चुकी है। तो आपके अकॉर्डिंग अभी कौन सी जगह है जो विजिट करनी चाहिए? मतलब विच आर द बेस्ट प्लेसेस लाइक यू शुड विजिट इन विंटर्स? देखिए अभी विंटर्स में थोड़ा सा मसला हो जाता है, मतलब आपके रास्ते थोड़े बंद होते हैं बहुत सारी जगहों पे, जो बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं, बट उनके रास्ते खुले नहीं होते हैं। बट जो ऑलमोस्ट जो हमेशा खुले रहते हैं रास्ते, उसमें से गुलमर्ग हो गया, दूध पथरी हो गया, आपका पहलगाम हो गया, अहरबल हो गया, जो वाटरफॉल सबसे प्यारा वाटरफॉल है वो खुला रहता है विंटर्स में भी। तो ऐसी ऐसी जगह, बहुत प्यारी जगह जो खुली रहती है आपको 12 महीने, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। स्पेशली जो विंटर्स में जो डेस्टिनेशन है जो आपको कवर करने का मन है, जो आप इंस्टाग्राम इन चीज़ों पे देखते रहते हैं, उनका कुछ ट्रेंड चलता रहता है, वो जगह हमेशा आपके लिए खुली रहती हैं। आपकी कोई स्टोरी जो कश्मीर में आपने कुछ ऐसा फील किया हो ट्रैवल करते हो कश्मीर में ही, मतलब कश्मीर में ही ट्रैवल करते हो, कुछ ऐसा फील किया हो जिससे आपको खुद को प्राउड फील हो गया हो कि हाँ मैं कश्मीरी हूँ, या फिर कश्मीर के लोग ऐसे हैं, कश्मीर से रिलेटेड कोई स्टोरी? अभी हाल ही में जो अपने कश्मीर की जो रिसेंट ट्रिप की हुई थी, मैंने लास्ट ट्रिप अपने पूरे कश्मीर की, ऑल इंडिया मतलब पूरे और कश्मीर की जो मैंने की थी ट्रिप, वो अपनी 15 दिन की ट्रिप थी। तो उस 15 दिन में ना जो मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत सारी जगहों पर मैं खुद भी नहीं गया हुआ था। ऐसा नहीं कि मैं पहले से, मैं हमेशा एक्सप्लोर करता रहता हूँ। ये नहीं कि कश्मीर आप एक बार नहीं कर लो। मैं कश्मीरी होकर भी अभी मेरा 90% मेरे को लगा कि मैंने मतलब 10% मैंने अभी भी कवर नहीं किया, ऐसी ऐसी जगह में कोई मतलब गया ही नहीं। तो आपको क्या मतलब, जब आप नई जगह किसी जगह पर होस्ट करते हो, आप जैसे किरण अभी 2021 के बाद खुला है, मैं इस बार गया वहाँ पे, तो उससे पहले भी एक बार गया था, बट आधे रास्ते से वापस आ गए थे हम लोग। अब जो गया वहाँ पे, अब जो उन लोगों की होस्टिंग देखी हम लोगों ने, वो जाके मेरे को दिल खुश कर गया। मतलब उन लोगों ने अलग ही हिसाब से हम लोगों को होस्ट किया है। अगर पहले आप गुरेज जाते थे वो उन लोगों का अलग सीन था, बट किरण वालों का अपना अलग ही, जैसे उन लोगों को किसी ने ट्रेनिंग दी हो कि कैसे होस्ट करना है, बहुत अच्छे से तरीके से वो होस्ट करते हैं हर एक इंसान को, और उनको पता है कि मतलब हमें कैसे करना। मेरे हिसाब से तो मेरा अलग एक्सपीरियंस निकला इस बार का जो कश्मीर का है। मेरे को खुद से प्राउड आया कि यार हम कश्मीर में रह रहे हैं। अच्छा, और कोई ऐसी स्नो की स्टोरी या फिर वेदर की स्टोरी जिस टाइम आप कभी वेदर में फंस गए हो और वहाँ से निकल के आए, मतलब ऐसा लगा हो कि यार आज नहीं बचेंगे, बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो गया, या फिर स्नो हो गई और फिर वहाँ से निकल के आना, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ एनिमल से एनकाउंटर? अपना जो ग्रेटर लेक्स की बात कर रहा था मैं, तो एक 2-3 दोस्त थे हमारे, प्री प्लान नहीं गए थे हम लोग, जस्ट सडनली वाला प्लान हुआ था कि हम लोग तोसा मैदान जाएंगे। बट तोसा मैदान जाके हमें वहाँ पे चुल मच जाती है ना बंदे के अंदर कि हम लोगों को निकलना ट्रेक की तरफ,
हाँ। वो हम ट्रैक की तरफ निकले बिना किसी तैयारी के। तो हम निकल गए, जब हम वापस आए ऑलमोस्ट जो मेरा अपना रास्ता जो मुझे पता था, वहाँ पे पूरी विजिबिलिटी जीरो हो गई थी, पूरी काला सीन हो गया था। तो रास्ता भटक गई थोड़ा सा, और रास्ते भटकते हमें ना वो शेपर्ड्स के कुत्ते होते हैं, उन चीज़ों में थोड़े ना रास्ता हमारा भटकाते रहे कि कहीं कुत्ता आ गया, कहीं कोई नदी आ गई, कहीं कोई चीज़ें, हमारा रास्ता पूरा भटक गया। तो उस चीज़ की वजह से हम पूरे रात के 3 बजे तक भटके हुए रास्ते पे चले हैं। अच्छा। वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा जिंदगी का वो निकला है। जो मेरे साथ मेरा भाई था, उसने भी मतलब हर एक के दिल में रोना, अगर मतलब ये मान लीजिए कि एज ए लीडर में खुला छोड़ देता तो शायद हम सब जाके बैठ के कहीं पे रो रहे होते हैं, या कहीं कहीं किसी बालू वालू या किसी के हाथ में आ जाते हैं हम लोग। बट उस टाइम पूरा वो खुद को रखना पड़ा कि नहीं भाई, सबका जिम्मेदारी तेरे सर पे। कब स्टार्ट किया था ये अपना सुबह 9 बजे हमने स्टार्ट किया था, बट रात के 3 बजे हम लोग वापस आए हैं। और हर एक की मतलब टांगों में किसी का कोई था नहीं, मतलब वो पावर कि वो लोग चल पाए, एक कदम भी निकालना उनको मुश्किल, क्योंकि उन लोगों ने पूरे दिन बारिश थी उस दिन, तो पूरे दिन बारिश में वॉक किया, और उन लोगों ने लेक्स पूरे एक्सप्लोर करके वापस आए। अब ये नहीं पता कि जा कहाँ रहे हैं, विजिबिलिटी हाँ, क्योंकि आपने कोई गूगल मैप्स चल नहीं रहा है, आपका नेटवर्क है नहीं, आपकी विजिबिलिटी जीरो रही है। जब तक आपकी विजिबिलिटी हटी है तब तक पूरा अंधेरा हो चुका है, आपके पास कोई टॉर्च नहीं है, आपका जस्ट एक मोबाइल फोन आपके पास, वो भी दिन भर फोटोग्राफी कर करके डाउन हो गया है, तो आपको ये भी नहीं पता कि आप जा कहाँ रहे हो। तो सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस निकला है मेरा। 3 बजे आप घर वापस आ गए? 3 बजे बाद जाके फिर हम जाके अपने सिर्फ कैंप पे पहुंचे, बेस कैंप पे। और उससे भी वर्स्ट एक्सपीरियंस वो था कि हमारी जो गाड़ी थी वो उस टाइम बेलेनो गाड़ी थी। जस्ट एक मजाक में गए थे हम लोग, लाइक एक दिन के लिए, मतलब सैटरडे को गए थे हम, संडे को हमें जाना था, मंडे को वापस आ जाना था। हम लोग जो संडे की नाइट हम पूरे नाइट चले हुए थे, उसके बाद हम जब दूसरे दिन सोए तो पूरी दिन बारिश हुआ था, उस दिन शाम को भी पूरी बारिश हो रही थी। तो दूसरे दिन हमें वो गाड़ी जो तोसा मैदान से गाड़ी उतारनी थी, क्योंकि वहाँ पे फॉर गाड़ी का ज़्यादा चलता है, या सोमो वहाँ पे जो लोग वो चेन बांध के निकल जाते जब बारिश हो गया। बट हमारी बिलेनो थी साथ में, तो उसको उतारना वहाँ से एक बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए। तो जो उसको उतार के लाइक 1-1 इंच आपको उतार रहे हो, फिर आहिस्ता पत्थर रख रहे, 2 बंदे पत्थर रख रहे, फिर 1 इंच आप खुला छोड़ दो, फिर पत्थर रख रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था हमारे लिए उस टाइम का। तो लगा नहीं कभी ऐसे कि यार क्यों आ गए ट्रैक पे? मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब बहुत बार, ये नहीं कि सिर्फ ट्रैक, इतना ट्रैक हो गया, आपकी स्कीइंग स्नोबोर्डिंग हो गई, या बहुत सारे ऐसे काम किए आपने, मतलब कि आप खुद से अंदर को गालियां दे रहे होते हो कि मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। बट फिर जब आप एंड पे पहुंचते हैं, आपका दिल फिर शांत हो ही जाता है कि कुछ हासिल किया है, कुछ नया, या जैसे आप बड़े ग्रुप्स ले रहे हो, फिर उस ग्रुप में कहीं मौसम खराब, जैसे कि 2022 में मेरे लास्ट का अक्टूबर का ग्रुप ग्रेट लेक्स का जा रहा था, तो उसमें कुछ कंपनी उठा रही थी ग्रुप्स, तो मेरा भी बेस था उसमें 10 बंदों का। तो वहां पे फिर डिसाइड किया उन लोगों, जब पूरी रात बारिश पड़ रही थी, तो मेरा अभी सेकंड ही डे था, तो जब हमारा तीसरा दिन स्टार्ट हो रहा था, बर्फ होने मतलब स्टार्ट होगी वहां से बर्फ। तो उस बर्फ की वजह से हम लोग फंसना स्टार्ट हो गए वहाँ पर, और जो भी लोग किशन सर पहुंच गए थे वो लोग वापस आ रहे थे, और जो मेरे ट्रैकर्स थे, मेरे घोड़े वाले थे, उनको लालच, देखो ऑलमोस्ट क्या होती है कि इस लालची में ना वो आगे ले जाते हैं बंदे को। बट वो सब लोगों ने, मेरे क्लाइंट्स जो भी थे, उन लोगों में जो मीर बोलेगा वही करेंगे। तो हम लोगों ने वो किया, लाइक कि हम लोगों ने एक साथ में डिसाइड किया कि हम लोग इस बार ग्रेट लेक्स नहीं करेंगे। तो क्लाइंट्स ने भी सपोर्ट किया मेरे साथ, तो मैंने नहीं किया। उसके बाद ही दूसरे दिन हमें मतलब न्यूज़ आती, मैंने वो पूरा बेच उठा के गुरेज निकल गया हम लोग। उसके बाद सेकंड डे मेरे को मतलब न्यूज़ आती कि जो भी पूरी 2 फीट स्नो गिरी हो रही है ग्रेट लेक्स में। तो कभी कभार वेदर के चैलेंज होते हैं, बट उसमें अच्छे से डिसाइड करो आप कि कैसे करना है, क्या करना है। लाइक मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 2018 में पहली बार कश्मीर गया, ड्यूरिंग माई कश्मीर टू कन्याकुमारी सोलो ट्रिप, जहाँ मैं मिला भी था आपसे। तो मैं पहली बार कश्मीर पहुंचा, मेरे को याद है, मैं सुबह लगभग 11 बजे मेरी फ़्लाइट लैंड हुई श्रीनगर, और मैं बैक पैकिंग ट्रिप पे था। मेरा प्लान यही था, मेरा उस पूरे ट्रिप का प्लान ये था कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा। मेरा घर से निकला था, मेरा गोल था कि मैंने कहीं पे कैब नहीं लेनी, कहीं पे टैक्सी नहीं करनी, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करना है सब कुछ। तो अब एयरपोर्ट से श्रीनगर जाना था मुझे बाय बस। मैं बस में बैठ गया हूँ, और मैं देख रहा हूँ बाहर सब अलग। मेरे लिए वो एक नई दुनिया थी उस वक्त, 2018 की बात है, तो मेरे लिए बिल्कुल एक नई दुनिया थी कि यार मैं कहाँ आ गया, कि लाइक चल रहा हूँ यहाँ पे, सब उर्दू में लिखा है, सब फेरन पहन के, क्योंकि फरवरी की बात ही, सब फेरन पहन के। मैं यार ये कौन सी ड्रेस है, तो मैंने कभी देखी नहीं। और बड़ा ऊपर स्नो है, ठंड है, मैं एक बेसिक पतली सी जैकेट पहन के आया हूँ। फिर मैं एक हाउस बोट में रुका। अब जब मैं हाउस बोट में रुका, वहाँ हमें जो अंकल थे जो हमें होस्ट कर रहे थे, उन्होंने इतने प्यार से रखा
इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मतलब मैंने कहीं नहीं देखी। इतने अच्छे से रखा उन्होंने, अपना फेरन दिया, बोले कल तुम गुलमर्ग जा रहे हो ठंड होगी ये पहन लो, या सोनमर्ग जा रहे हो ठंड होगी ये पहन लो। और मेरा प्लान था सिर्फ 2 दिन रुकने का, 2 दिन श्रीनगर रुकूंगा, आसपास देखूंगा और मैं सीधा जम्मू आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को कश्मीर से कन्याकुमारी आना था। बट मैं 6-7 दिन तक मैं कश्मीर में ही बैठा रहा, क्योंकि मेरा एक मन ही नहीं हो रहा जाने का। यार ये एक अलग पार्ट था जो कभी एक्सप्लोर करने का सोचा ही नहीं था। अभी इतना फील नहीं होता, क्योंकि अभी क्या है, इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छे हैं हर जगह है। पता चल अभी कैसे क्या है। सब कैफेज हो गए हैं, सब जगह सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। उस टाइम मैं स्पेशली कहूँगा, जब मैं 2018 में ही लास्ट में एक बार दोबारा कश्मीर गया, तो मेरी दीदी वगैरह साथ थे, तो उनकी सुबह की फ़्लाइट थी। मैं फ़्लाइट से बहुत कम आता हूँ, मैं बाय रोड ही आना प्रेफर करता हूँ। उनकी सुबह की फ़्लाइट थी, सुबह 5 बजे की, एंड हम सुबह 7 बजे की चंडीगढ़ की, फ्रॉम श्रीनगर टू चंडीगढ़। और हम सुबह 4:30 बजे उठ गए हैं कि एयरपोर्ट जाना है। कैब हमारी आ गई है डल लेक के उधर, बट डल लेक पूरी जमी हुई है। अब उन अंकल से बोला कि अंकल फ्लाइट है, फ्लाइट छूट गई तो कैसे जाएंगे। वो अंकल की एज होगी लगभग 50 to 55 ईयर ओल्ड। वो अंकल बोले बेटा चिंता मत करो, मैं छोड़ के आऊँगा तुम्हें। मैं उनको देख रहा हूँ कि वो अपना जो चक्कू होता है उससे वो बर्फ तोड़ते तोड़ते, मतलब बैठे हैं पीछे, मेरे दीदी वगैरह बैठे हैं और वो पीछे से बर्फ तोड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ के उनको मतलब फाइनली वहाँ पे पहुँचाया घाट के ऊपर, और घाट से वो एयरपोर्ट गए और फ्लाइट मिली। मैं सोच रहा हूँ यार कितनी चैलेंजिंग लाइफ है, और कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं है उनके स्टे के, बट मतलब इट्स नॉट अबाउट मनी। जो वो है वो एक हॉस्पिटैलिटी है जो दिल से आती है, वो दिल से आती है। हाँ, वो दिल से वो उसमें पैसा कुछ नहीं कर सकता। मतलब मैं अपनी बात करूँ, मेरे को स्पेशली कोई 10,000 रुपये भी देगी विंटर में सुबह 4 बजे निकल के बाहर, वो भी बर्फ तोड़नी है, नहीं तोड़ी जाएगी यार, एक आम बंदा नहीं कर सकता। वो एक दिल से हॉस्पिटैलिटी आती है कि नहीं यार, उन्होंने मतलब उनके वर्ड ये थी कि नहीं बच्चों की फ्लाइट छूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं छोड़ के आता हूँ। तो मीर भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच भाई, आपके साथ हमारा जो ये गुफ्तगू हुई, ये गॉसिप्स हुई हमारी। तो चाहते हैं हम कि नए नए लोकेशन से नए नए मेंबर्स आए जो ये हमारे साथ अलग अलग जगह की अलग अलग स्टोरीज शेयर करें। तो काफ़ी अच्छा आपने एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए एंगल से आपने कश्मीर को दिखाया है जी। तो उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के पॉडकास्ट से। हम आपके साथ फिर कभी एक दोबारा पॉडकास्ट करेंगे विद सम न्यू स्टोरीज। सो होप यू लाइक दिस एपिसोड विद मीर फयाज। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, फिर नए किस्से कहानियां, फिर नए स्टोरी टेलिंग के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब गो फॉर एक्सप्लोर।